नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सिद्धार्थ आहूजा का नाम का एक बहुत ही रिचेस्ट बिलियनियर बिजनेसमैन होता है, जो एक इंटरव्यू में आया होता है। वैसे तो वो कभी जल्दी इंटरव्यूज़ वगैरह देता नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद फाइनली वो इंटरव्यू के लिए मान गया। और जब वो इंटरव्यू के लिए आया तो इंटरव्यू कहने लगे कि सिर्फ 2 घंटे के लिए सिर्फ आप टाइम दे दीजिए, हम आपको 2 घंटे बाद फ्री कर देंगे। पर वो 2 घंटे का इंटरव्यू शुरू होता है तो वो पहले तो उनके बिज़नेस के बारे में बातचीत करते हैं कि आप इतने अमीर हैं, फिर भी आप ऐसे थोड़े छोटे मोटे बिज़नेस में भी आप हाथ डाल के रखें, आपको नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि अगर आपके हिसाब से मैं गलत कुछ कर रहा हूँ तो बात आपकी सोच की है, प्रॉब्लम आपकी सोच की है, पर मेरे हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैं किसी की मदद करने के लिए उनके पास गया था। उन्होंने मुझसे मदद मांगी थी, ना कि मैंने उनसे कहा कि आप अपना बिज़नेस मुझे दे दें, क्योंकि मैं नॉर्मली सच में छोटे मोटे बिज़नेसेस हैंडल नहीं करता। लेकिन जो कि सामने से बिज़नेस चलकर मेरे पास आया था तो मैंने बिज़नेस टेक ओवर कर लिया। एक्चुअली मैं सिद्धार्थ आहूजा के पास एक बहुत बड़ा बिज़नेस खुद चल कर आया था। ये वाटर प्लांट के ऊपर रहता है, एक बहुत ही नामी वाटर प्लांट, बहुत सालों से दुनिया भर में फेमस चल रहा था उसका बिज़नेस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम बाद उसके बिज़नेस में थोड़ा डाउनफॉल आया, जिस वजह से वो सिद्धार्थ आहूजा से मिले और उन्होंने अपने 30% शेयर सिद्धार्थ आहूजा को दे दिए, ताकि वो अपने बिज़नेस को और बड़ा कर सके। और इसी सिलसिले में मीडिया वाले सिद्धार्थ आहूजा से मिलना चाहते थे और उनसे पूछना चाहते थे कि उन्होंने क्या ये कंपनी टेक ओवर की है या फिर अभी तक ऐसा कुछ है कि नहीं। तो वो लोग इस बारे में इंटरव्यू लेना चाहते थे, तो वो साफ साफ कह देते हैं सिद्धार्थ आहूजा कि नहीं, मैंने उनकी बस 30% शेयर्स लिए हैं और उसके बदले में मैंने उन्हें पैसे दिए हैं ताकि वो अपनी कंपनी को और बड़ा कर सके, क्योंकि वो कंपनी बड़ा करना चाहते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैंने मदद की है, ना कि मैंने उनकी कंपनी हड़पी है जैसा आप सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वो लोग कहते हैं ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं और हम अब आपके थोड़े पर्सनल सवाल पे हम शिफ्ट होना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपने शादी कर ली है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी शादी कब हुई थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी शादी हो गई है? सभी लोगों को ये पता है कि आप 2 साल पहले कहीं गायब थे और अभी बहुतों लोगों ने सुना है कि आपने शादी कर ली है। आप बता सकते हैं कि आपने किससे शादी की है? अच्छा, तो आपको ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है कि मैंने किससे शादी की है। ठीक है, पर मुझे एक बात बताइए, आप ये क्यों जानना चाहते हैं? एक्चुअली ये सभी लोग जानना चाहते हैं, सिर्फ मीडिया नहीं, पब्लिक भी, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी वेडिंग की पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड नहीं की थी सोशल मीडिया पे। बस एक बार आपने 2 साल पहले एक फ़ोटो अपलोड किया था, जिसमें आपकी वाइफ़ के पीछे से पिक्चर है आपकी दोनों की, जिसमें आपका पिक्चर थोड़ा हाफ़ एंड हाफ़ है, जिससे पता चलता है कि वो आप ही की शादी की फ़ोटो है। तो मुझे बता सकते हैं कि आपकी वाइफ़ कौन है? अगर आप हमें बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। सिद्धार्थ कहते हैं अच्छा, आपको ये जानना है कि मेरी वाइफ़ कौन है, पर आपको ये क्यों जानना है कि मेरी वाइफ़ कौन है? जिस पर वो कहते हैं सभी लोग जानना चाहते हैं। वैसे भी शादी के 2 साल हो गए सर, अब तो बता दीजिए। अच्छा, तो शादी के 2 साल हो गए हैं तो मुझे बताना चाहिए। ठीक है, मैं बताने के बारे में सोच सकता हूँ। एक बार मुझे अपनी वाइफ़ को से पूछना पड़ेगा कि क्या वो दुनिया के सामने आना चाहती है या नहीं। क्योंकि ऑफ़ कोर्सली आप जानते हैं कि मैं इतना बड़ा काफ़ी हद तक फेमस सेलिब्रिटी के जैसा हूँ,
क्योंकि आप लोग मुझे लगता है सेलिब्रिटी बना रहे हैं। नहीं पर आप सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और आपकी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे चीज़ों में आपने वो किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप किस बारे में मतलब आपकी वाइफ़ कौन है। मेरी वाइफ़ के बारे में जानने में बहुत लोग इंटरेस्टेड है लगता है। वहाँ पे कुछ लोग भी बैठे होते हैं। तो सिद्धार्थ कहता है कि क्या आप सच में जानना चाहते हैं? तो वहाँ के लोग भी कहते हैं हाँ, हम सब जानना चाहते हैं। सिद्धार्थ सबकी बातें सुन ये कहते हैं ठीक है, मैं एक बार अपनी वाइफ़ को कॉल करके कंफर्म हो जाता हूँ। फिर वो कॉल करते हैं। फिर कॉल जैसी ही शिवानी उठाती है तो कहती है हेलो। सिद्धार्थ कहता है क्या तुम दुनिया के सामने आना चाहती हो? शिवानी कहती है मैं तो दुनिया के सामने कब से हूँ, आप बता दो। जिस पर वो कहता है ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। उसके चेहरे पे बहुत खुशी होती है सिद्धार्थ के, और प्यार जैसे उसके चेहरे से छलक रहा होता है। सभी लोग उसके चेहरे को देख बहुत खुश हो रहे होते हैं और क्यूरियोसिटी मतलब इतना ज़्यादा सब में उत्साह भरा रहता है ये जानने के लिए कि आखिर कौन है उसकी वाइफ़। तो फिर वो कहता है कि मैं वीडियो कॉल करूं, जिस पर शिवानी कहती है नहीं, आप बता सकते हो ऐसे। मैं अच्छा ठीक है, जब तुम कंफर्टेबल हो तो वीडियो कॉल कर लेना, मैं तब तक बताता हूँ तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, ये कहकर फ़ोन काट देता है। फिर वो कहते हैं मीडिया वाले कि रिपोर्टर क्या आप की वाइफ़ ने आपको इजाज़त नहीं दी, क्या आप हमें बता नहीं सकते? जिस पर वो कहते हैं वो सामने नहीं आना चाहती क्योंकि वो सामने आपके पहले से ही रह चुकी है। तो मैं बस उसके बारे में इतना कह सकता हूँ कि उसका इंटरव्यू तो आप अक्सर लेते रहते हैं, आज पहली बार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ़ हमेशा आपके सामने ही रही और आपने भी उससे कई बार सवाल पूछा। आई थिंक अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जिस पर इंटरव्यूअर कहता है क्या आप शिवानी की बात कर रहे हैं? सिद्धार्थ कहता है आप बहुत स्मार्ट हैं। जिस पर वो कहता है सच में? क्या सच में शिवानी आपकी वाइफ़ है? हाँ, मतलब सच में वो राइटर शिवानी आपकी वाइफ़ है? हाँ, वो राइटर शिवानी मेरी वाइफ़ है। वो तो बहुत फेमस राइटर है। हाँ, मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ़ है तो मैं तो जानूँगा ही। तो वो कहते हैं आप दोनों कब मिले, कैसे मिले? उस इंटरव्यूअर का सवाल इतना ज़्यादा रहता है कि सिद्धार्थ घबरा जाता है और कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाइए। और सिद्धार्थ फिर उन्हें पानी देता है और कहता है एक एक करके सवाल पूछिए। मैं जानता हूँ कि इंटरव्यू 2 घंटे का ही है, लेकिन आप मुझसे तो जितना जानना चाहते हैं मैं इन 2 घंटों में कोशिश करूँगा आपको बता देने की, और पब्लिक को भी। तो क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं अब रिलैक्सली? तो वो कहते हैं कि मुझे बताइए कि आप उनसे कब मिले? वो कहते हैं कि मैं तो उनसे 2 साल पहले बीच पर मिला था। क्या आप उनसे 2 साल पहले मिले थे और तभी आपको उनसे प्यार हो गया, ना उन्हें आपसे प्यार हो गया, या वो आपको आपके पैसों को, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ वहीं टोकता है और फिर वो कहता है इंटरव्यू आई एम सॉरी, मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या आप दोनों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? सिद्धार्थ इसमें कहता है कि मुझे नहीं पता कि हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी, क्योंकि ये कहना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि पहले तो हाँ अरेंज थी, पर मेरी पिता की तरफ से, और लव भी मेरे तरफ से था। बाकी नहीं जा सकता कि ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज। सर आप घुमाकर बात मत कीजिए प्लीज़, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो अब सीधे सीधे बताइए ना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। आप दोनों की शादी कैसे हो गई अचानक से?
तो सिद्धार्थ कहता है कि एक्चुअली में ये हुआ था कि मेरे फादर के साथ मेरी वाइफ़ का एक मीटिंग थी, जहाँ पे मेरी वाइफ़ उसे कंपनी रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखने के लिए मेरी वाइफ़ को बुलाया गया था। तो मेरी वाइफ़ ने उसी टाइम मेरे फादर से मिली और मेरे फादर को मेरी वाइफ़ बहुत पसंद आई, यानी कि शिवानी मेरे फ़ादर को बहुत पसंद आई थी। तो मेरे फ़ादर ने कहा कि मुझसे कि एक बार मैं उससे मिलूं और जानूं, क्योंकि मेरे फ़ादर के हिसाब से वो मेरे घर के लिए बेहतर मतलब बहुत अच्छी लड़की है, मेरी वाइफ़ बनने के लायक है। हालांकि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि रिचेस्ट फैमिली से रिश्ते बने, पर मेरे फ़ादर के हिसाब से रिचेस्ट फैमिली के साथ दोस्ती करना, रिश्ता बनाना अच्छा तो है, लेकिन वो चाहते थे कि मेरे लिए एक ऐसी लड़की हो जो मुझसे प्यार करे। और मेरे फ़ादर की चॉइस काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उससे मिलूं। और फिर मैं उसे एक दो बार मैंने देखा, मतलब कैसे आपने देखा, मतलब आपने उन पे नज़र रखी। सच कहूँ तो काफ़ी हद तक जब हम पहली बार मिलने वाले थे उससे बहुत पहले ही मैंने कुछ लड़कों को उसके पास जाते हुए देखा। मतलब एक्चुअली वो बीच पर बैठी हुई थी और वो आसमान की तरफ देखकर कुछ डायरी में लिख रही थी। उसे पता ही नहीं था कि दुनिया आसपास उसे देख रही है। वो पूरी दुनिया से अलग थलग एक एकांत जैसे जगह पे वो अकेली बैठी हो, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसे क्या कह रही है। उसे कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, वो बस चुपचाप अपने ही ख्वाबों ख़यालों में खोई रहती है और वो लिख रही होती है। वो पहली बार था जब मैंने उसे देखा। पहली बार मैंने उसे देखकर महसूस किया कि वो लड़की कितनी अकेली है। पहले तो मुझे यही लगा था, फिर मुझे पता चला कि उसे वहाँ पे कुछ लड़के प्रपोज़ करने के लिए गए। उसने जो उनसे कहा, उसे सुनने के बाद मुझे समझ आया कि शिवानी को इम्प्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है। और मुझे समझ आया कि अगर मैं इसे शादी करना भी चाहूँ तो ये नहीं मानेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि शिवानी से शादी कर पाना आपके बस की बात नहीं थी। सच कहूँ तो हाँ, मैं ये बात कह सकता हूँ कि शिवानी सच में बहुत मतलब बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। जब मैं उससे मिला और जब मैंने उन लड़कों की शिवानी के साथ बातचीत सुनी, क्योंकि मैं भी वहीं बैठा हुआ था और मैं देख रहा था शिवानी को, तो जब उन लड़कों ने उसे कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपकी राइटिंग का फ़ैन हूँ वगैरह वगैरह बोल रहा था उसके काम को लेकर के, तो मेरी वाइफ़ ने उससे बस लड़के से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मेरी लिखी हुई कौन सी कविता तुम्हें पसंद आई। जैसे ही उसने ये पूछा वो कंफ्यूज हो गया। फिर उसने लड़के से पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, जिस पर वो कहने लगा कि मेरी उम्र 30 साल है। तो मेरी शिवानी ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पसंद हो तुम। जिस पर वो कहता है कि क्यों नहीं, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। जिस पर शिवानी कहती है अगर तुम इतने ही अच्छे हो तो जाओ जाके मेरी मम्मी पापा को इम्प्रेस करो, अगर उन्हें इम्प्रेस कर पाए तो सोचूंगी मैं तुम्हारे बारे में। जिस पर वो कहता है कि मुझे लगा था तुम्हें इम्प्रेस करना मुश्किल होगा, पर तुम तो अपनी फैमिली से क्या कहने पे किसी से भी शादी कर लोगी क्या। जिस पर शिवानी कहती है कि हाँ, कर तो सकती हूँ मैं अपने माँ बाप के कहने पे किसी से भी शादी, लेकिन डिपेंड कि मेरे माँ बाप ने कैसे लड़के को चुना है, क्योंकि आखिरी फ़ैसला तो मेरा ही होगा, चाहे मेरे माँ बाप ने कैसे भी लड़के को क्यों ना चुना हो। जिस पर वो कहता है तो अगर आखिरी फ़ैसला तुम्हारा है तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे माँ बाप को एक्सेप्ट मैं नहीं भी करूँ, मतलब नहीं भी वो करेंगे तो भी तुम एक्सेप्ट करोगी तो काफ़ी है ना। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसे मेरी फैमिली भी एक्सेप्ट करे और जिसे मैं भी एक्सेप्ट कर सकूँ।
मैं ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकती जिसे मैं तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ पर मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सॉरी, तुम जैसे के पास लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी मेरे पास काम बहुत है। वो ये कहकर उसे रिजेक्ट करके चली जाती है और जब वो जाने लगती है तो वो लड़के उसे तंग करने वाले होते हैं। तो आपने उन लड़कों को पीटा था? नहीं, मैंने बस उनसे कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आपने उसी वक्त कह दिया कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, वैसे भी मुझे कोई जानता नहीं है। तो वो लड़के भी मेरा मजाक बनाने लगे, बोले कि उसकी जैसी खड़ूस लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। उसके भाव देखे हैं, उसके आसपास तो तुम मंडरा भी नहीं सकते। अगर तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड हो ना तो जाओ जाके उसके कंधे पे हाथ रखो, तो मैं मानूंगा। जिस पर वो कहता है ठीक है, मैं जा कर के उसके कंधे पे हाथ रख देता हूँ। जिस पर मैं तो आपने रखा था। जिस पर मैं शिवानी के कंधे पे हाथ फेरता तो हूँ, लेकिन शिवानी के मारने से पहले मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और उससे कहता हूँ कि माफ़ कर देना, पर वो लड़के तुम्हें बदतमीज़ी के साथ छेड़ने आ रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारी मदद कर दूँ, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पे मैंने हाथ रखा, ये कहकर कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानना। जिस पर शिवानी उस लड़कों की तरफ देखती है और फिर मेरा हाथ पकड़ती है और चलने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो मेरा हाथ छोड़ती है और कहती है थैंक यू, पर तुम जा सकते हो। अगर तुम भी उनकी तरह लाइन मारने आए हो तो निकल जाओ। जिस पर मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं उन जैसा नहीं हूँ और मैं वैसे हरकत नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं करने वाला हूँ। मैं तो बस तुम्हारा फ़ैन हूँ। जिस पर वो कहती है कि अच्छा, तो तुम भी मेरे फ़ैन हो? कैसे फ़ैन हो, किताब वाले या फ़िगर वाले? जिस पर वो उसकी ऐसी बात सुन मैं तो थोड़ा शॉक था, क्योंकि ऑलरेडी हाँ इतने सारे लड़कों से शायद वो मिल चुकी है कि शायद वो भी मुझे उन जैसा ही समझती है। तो मैंने बस उसे कहा कि नहीं, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी किताबों का ही फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी किताबें पढ़ी है, मेरी कलम, नवरात्रि, और एक किताब थी उसका नाम याद नहीं आ रहा है, पेन ड्राइव। मुझे अच्छा लगा वो कहानी, मुझे पेन ड्राइव की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मुझे उसकी कहानी बहुत अच्छी लगी, तो वो पूछने लगी कि क्या थी कहानी। कहानी बहुत खूबसूरत थी, मर्डर मिस्ट्री के टाइप थी कि मतलब एक आदमी जो अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद उसके ब्लड्स वगैरह ज़मीन पर मिलते हैं, पत्थर के ऊपर, उसके घर के मतलब पीछे पर और जंगल के पास, लेकिन वो आदमी की डेड बॉडी नहीं मिलती है। लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है लेकिन बॉडी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। सब पे शक रहता है, लेकिन किसने किया होता है ये एंड दिस टाइम तक नहीं पता रहता है। मैं अभी भी सच कहूँ तो वो स्टोरी पढ़ रहा हूँ, मुझे वो स्टोरी की एंडिंग अभी तक मैंने नहीं पढ़ी है, पर जितना मैंने पढ़ा है मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने कमाल की स्टोरी लिखी है, तो मुझे बता सकती हो कि इसकी स्टोरी की एंडिंग क्या है? जिस पर वो कहती है कि अगर तुम पढ़ ही रहे हो तो तुम अच्छे से पढ़ लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिस पर वो कहती है कि उसकी ऐसी बात सुन मैं तो बस यही कहता ठीक है, मैं एंडिंग पढ़ लूँगा। जिस पर मैं तो उसे कहता हूँ ठीक है, अगर तुम्हें यकीन हो गया कि मैं मतलब तुम्हारी किताबें पढ़ता हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकती हो? मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि किस में दूँ? जिस पर मैं कहता हूँ कि तुम मेरे टी शर्ट पे दे दो। और मैंने उसका सिग्नेचर अपने टी शर्ट पे करवाया, आपने अपना टी शर्ट पे करवाया, और फिर वो टी शर्ट मैंने अभी भी फ्रेम करके रखा है, क्योंकि उसने उसमें ऑटोग्राफ दिया था, तो आज भी आपके पास वो फ्रेम में है। मुझे वो बहुत पसंद आया, क्योंकि उसने बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरती से अपना ऑटोग्राफ दिया था, तो मुझे वो अच्छा लगा था, तो मैंने अपने पास ही रख लिया वो टी शर्ट और मैंने उसे फ्रेम करवाया।
अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ, आपकी शादी कैसे हो गई? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। इसे मैं जल्दी ख़त्म